Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 14. Last class में हमने reproductive system, male reproductive system and female reproductive system देख लिया था. लास्टली हमने देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरीके से जो एग्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और एग्स और स्पर्म जब फ्यूज़ होता है तो जाइगोट बनता है. ठीक है. और इसके साथ एक टर्म हमने और देखी थी, दैट इज़ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो डिवॉल्व हुई थी दैट इज़ लुइस ब्राउन इन 1978. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. अब फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, मतलब किस किस तरीके से जो एग है और स्पर्म है वो फ्यूज़ होते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस इसमें होता है, तो इसके बारे में इसमें हम इस क्लास में देखेंगे. ओके. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. अब ओविडक्ट क्या होता है, दैट इज़ अ फिलोपियन ट्यूब. जो आपका ओवरी है, ओवरी के बाद जो छोटी जैसी पतली पाइप जाती है दैट इज़ कॉल्ड द ओविडक्ट. तो ओविडक्ट में सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है when the sperm and the ovum, male and the female gamete fuse. Their fusion of the sperm and egg is called the fertilization. तो बेसिकली क्या होता है, जब एग और स्पर्म फ्यूज़ होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूज़न. तो वो जो फ्यूज़न होता है उसको बेसिक पूरे कम्प्लीटली क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. सिंस इट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एंड इट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ड्यूरिंग द प्रोसेस द न्यूक्लियस द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियस एंड द रिजल्टेंट सिंगल सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दिस इज कॉल्ड द जाइगोट. अब क्या होता है, कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जो एग है और जो स्पर्म है वो भी तो एक एक सेल है, वो किस तरीके से जो है कंप्लीट फिर से एक सेल बनाते हैं. वो एक्चुअल में उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो हाफ होता है. ठीक है. हाफ कंटेंट फादर का, हाफ कंटेंट मदर का. तो जो एग है उसके अंदर भी जो कंटेंट है वो हाफ होगा, क्रोमोजोम हाफ होते हैं और हाफ क्रोमोजोम जो है फादर के स्पर्म के अंदर होते हैं. तो जब वो दोनों मिलते हैं तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं वो कम्प्लीटली उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि कंप्लीट सेल. तो कंप्लीट सेल क्या होता है, जिसके अंदर कंप्लीट क्रोमोसोम भी होने चाहिए. तो ये जो आपके न्यूक्लियाई है, स्पर्म एंड ओवम है ना, न्यूक्लियस इसके, तो ये जो है इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है. इसमें 23 है, इसमें भी 23 है. तो इस तरीके से जो क्रोमोसोम इसमें जाइगोट में कंप्लीटली आते हैं तो वो होता है 46. ठीक है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. और होता कहाँ है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है. और अब जो जाइगोट बनता है ना उसमें क्या होता है, द जाइगोट कंटेन द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म. मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर पार्ट है वो किसका होगा, स्पर्म होगा जो फादर से आता है. एंड द एग फ्रॉम द मदर. तो दोनों फादर और मदर का जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो उसके अंदर जाइगोट के अंदर होता है. इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट चाइल्ड हैज़ बीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फादर एंड द सम मदर. तो इसी कारण से जो बच्चा होता है उसके अंदर जो है आधे फादर के और आधे मदर के करेक्टर होते हैं. Try to find out the sibling brother and sister have the same common character. Some common character. तो देखते हैं, आप भी देखते होंगे अपने भाई बहन में या फिर मम्मी और मासी में, पापा और ताऊ या चाचू में, तो उनमें जो है कुछ करेक्टर सिमिलर होते हैं. डिवॉल्वमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो कैसे डिवॉल्व होता है, अब जाइगोट है ना, जाइगोट जो है फर्दर डिवॉल्व होता है तो एम्ब्रियो बनाता हो. एंड द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड इनटू 2 सेल्स. अब जाइगोट क्या करेगा, अब ये कंप्लीट सेल बन गया ना, तो ये कंप्लीटली अब ये एक जगह तो नहीं रहेगा, इसमें भी डिवीजन होंगे. तो ये जब डिवाइड करता है तो इसका जो कंटेंट है वो फिर से डिवाइड होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड द सेल डिवाइड अगेन एंड द कम्प्लेक्स कपल ऑफ द डेज एंड द रिजल्टिंग क्लस्टर ऑफ द सेल मेक इट वे फॉर द यूट्रस दैट इज बॉर्न. तो ये बार 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 डिवाइड होता रहता है और बहुत बड़ी स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है. और ये जब इसमें बहुत सारे सेल बन जाते हैं तो ये जो है एम्ब्रियो कहलाता है. और ये क्लस्टर ऑफ सेल फिर आपके जो यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है. और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है ना, तो ये स्पर्म है और ये एग है. एग के अंदर जो है स्पर्म एंटर होते हुए दिखाया गया है. और यहाँ पर ये स्पर्म है और ये एग है, ये इनके न्यूक्लियाई है. और ये जब दोनों न्यूक्लियाई एग के अंदर पहुँचते हैं तो इसको बोलते हैं जाइगोट बनता है, जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है फिर से डिवीजन होता है और फिर एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो इटसेल्फ प्लांट इन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग इटसेल्फ टू मेक द बिलियन ऑफ द न्यू सेल. अब ये फिर से डिवाइड होता जाएगा और बिलियन ऑफ
करोड़ों की संख्या में सेल बन जाते हैं इसमें। इट ग्रेजुअली डिवॉल्व द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज अ हैंड, आईज, हार्ट, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो में डिवॉल्व होता है दैट इज़ अ हार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब है तो ये बहुत बड़ी क्लास के लिए, तो पर आपको जनरल पता होना चाहिए कि जब एम्ब्रियो डिवॉल्व होता है तो एम्ब्रियो में सबसे पहला जो पार्ट बनता है दैट इज द हार्ट। व्हेन द एम्ब्रियो रीचेज द स्टेज वेयर इट ऑल द बॉडी पार्ट इज आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड द फीटस। तो जब एम्ब्रियो पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है, मतलब इसमें सारे बॉडी पार्ट जब लग जाते हैं तो इसको हम फिटस बोलते हैं। तो ये कम्प्लीटली कब लगते हैं? 3 मंथ में। जब 3 मंथ का हो जाता है फिटस एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर, तो उस टाइम हम इसको फिटस बोलते हैं। व्हेन द फिटस बैन बॉर्न इट इज कॉल्ड द इन्फेंट। और जब वो पैदा हो जाता है तो उसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टर्म है। जब स्टार्टिंग होती है तो एम्ब्रियो कहलाता है, उसके बाद जब आईज, नोज, हैंड, सेक्सुअल पार्ट ये आप आइडेंटिफाई कर पाते तो उसको फिटस बोलते हैं। उसके बाद जब बॉडी से बाहर आ जाता है, मदर की बॉडी से बाहर, तो उसको हम इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, do you know one sperm can fertilize only one ovum if the two ova, that is egg, leave the ovaries at the same time and the both fertilized non-identical twins are born. They are like any two brothers or two sister or brother or sister. If an ovum split into it has been fertilized in two zygote, identical twins are formed. And this is because they have the same set of genes, their specific structure in the nucleus, that they are responsible for different characteristics of a person. अब देखो दो तरीके के आप देखते होंगे कि कई बार जो ट्विन्स पैदा होते हैं तो वो एक जैसे होते हैं बिल्कुल देखने को, कई बार ट्विन्स पैदा होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं? जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, उस केस में जो है जो बेबी होते तो इकट्ठा पैदा, पर एक की शक्ल कुछ अलग होगी, दूसरे की कुछ अलग होगी। इसमें जो है एक जो स्पर्म होता है एक ओवम के साथ और दूसरा स्पर्म जो है दूसरे ओवम, मतलब एक बार में जो है ओवरी दोनों साइड से 2 एग्स को रिलीज करती है। तो 2 जो स्पर्म है वो दोनों अलग अलग एग्स के साथ जो है फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो उस तरीके से जो बच्चे पैदा होंगे, सिबलिंग पैदा होंगे, तो वो नॉन आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरा होता है आइडेंटिकल, उसमें क्या होता है एक ही जाइगोट पहले बनता है और वो जाइगोट जो है फर्दर अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, उनको बोलता है आइडेंटिकल ट्विंस। उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं, पर फिर भी जो जीन्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसकी वजह से वो पर्सन भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। ठीक है, एंड हाउ डू हैंस ले एग। अब जो हैन होती है ना वो कैसे ले करती है एग? आपने देखा होगा मुर्गी के अंडे होते हैं ना, तो आप खाते भी होंगे कई, तो किस तरीके से एग ले करती है? लास्ट क्लास में हमने देखा था कि उसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डिवॉल्वमेंट होती है हैन में। In hen, fertilization is internal as it takes place inside the body of the female, but unlike the human, the development of their young ones take place outside the body of the female birds. And this is therefore example of internal fertilization and external development. After fertilization, the zygote start dividing and move down the oviduct. As it move down, a number of protective layer get formed around it. The eggshell is one of these protective layer. It is deposited around the egg in the lower part of the oviduct of the hen, and just before the egg is laid, the eggshell is made of calcite, a crystalline form of the calcium carbonate, and the embryo develop inside the egg for around 21 days, and the incubation, that is called the incubation period, after which the chick get be fully formed. During the incubation period, the egg require a specific temperature. This is provided by hen by sitting on the egg. Sometimes this is done artificially by keeping the egg in the incubator, and finally the egg shall break down and the chick come out, and this process is called the hatching. अब ये पूरा दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो हैन होती है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डिवॉल्वमेंट होती है। जब उसमें जाइगोट स्टार्ट होता है डिवीज़न करना उसका, तो वो धीरे धीरे जो है ओविडक्ट के अंदर जो है आगे की तरफ को जाता जाता है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, जब एग जो है अपने सराउंडिंग में एक शेल बनाना स्टार्ट कर देता है, और वो जो शेल होता है ना ओविडक्ट के जो लोअर पार्ट है वहाँ पर वो जो है फिर मतलब उसके अंदर वो बन जाता है। फिर जैसे ही वो उसको ले करने वाली होती है, एग को ले करने वाली होती है, उस टाइम उस सेल के बाहर जो है एक कैल्साइट की एक क्रिस्टलाइन वॉल डिवॉल्व हो जाती है। आपने देखा होगा अंडा बाहर से थोड़ा हार्ड होता है ना, तो वो क्रिस्टलाइन वॉल जो है डिवॉल्व हो जाती है जस्ट बिफोर एग लेट। जैसे ही वो मतलब ले करने वाले तो उससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है वो। तो और उसके बाद जैसे ही एग ले कर दिया तो उसके बाद आप देखते हैं कि जो हैन होती है वो 21 डेज़ के लिए उस एग के ऊपर बैठ जाती है, तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड।
वो अपनी बॉडी की गर्मी से उस जो एग को जो है क्या करती है, उसको डिवॉल्व होने में हेल्प करती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि इनको इनक्यूबेटर के अंदर भी रखा जाता है। इनक्यूबेटर एक मशीन होती है, ठीक है, उसके अंदर टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, उतना जितना टेम्परेचर उसको चाहिए फर्टिलाइजेशन इसको डिवॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो वो दिया जाता है इनक्यूबेटर के अंदर। तो वो चीज़ भी इसमें की जाती है और फाइनली आप देखते हैं कि जो एग होता है वो ब्रेक हो जाता है। और वो जो एग अगर कई बार ब्रेक नहीं होता तो हैन उसको जो है अपने जो बीक है उसकी हेल्प से भी उसको ब्रेक करती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैचिंग, ठीक है। हैचिंग होती है जब जो चीक है वो एग से शेल से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट वन इज़ अ विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। मुझे लगता है कि आपने पिछली क्लासेस में ओविपेरस और विविपेरस के बारे में पढ़ा भी है। विविपेरस होता है बेसिकली ऐसे एनिमल जो है जो अपने यंग वंस को पैदा करते हैं और उनको मिल्क फीड करवाते हैं, और ओविपेरस होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। व्हेन वी आर टॉक अबाउट दिस एक्सटर्नल इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस इन द डिफरेंट एनिमल्स, viviparous and oviparous animals. Viviparous means vivi means alive, are those animals whose female give birth to young ones and the embryo develop inside the body of the mother and the mother give the birth to the young ones, and this characteristic distinguishes the mammals from the other group. तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को पैदा करते हैं और वो जैसे मदर की बॉडी से बाहर आते हैं तो उनको वो फीड करवाती है। और इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उनको जो मैमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, विविपेरस बोलते हैं। फिर आता है ओविपेरस, ओवा मीन्स एग। तो ये जो है क्या करते हैं, द एग हैज़ लिटल और नो अदर एम्ब्रियोनिकल डिवॉल्वमेंट विद इन द मदर एंड द डिवॉल्वमेंट द एग टेक प्लेस इन द रेलिवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग। दिस इज द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फिशेज एंड फीमेल रेप्टाइल बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो आपने फ्रॉग में देखा होगा, तो ये ओविपेरस एग प्रोड्यूस करते हैं और एक जेली की स्ट्रक्चर के अंदर वो सारे जो है एम्बेडेड हो जाते हैं। उसके बाद वो जो मेल आपका फ्रॉग होता है वो आता है और वो उसके ऊपर अपने स्पर्म स्प्रेड करके चला जाता है। फिर वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, उसके बाद जो है उसमें टेडपोल बनते हैं। देखा होगा आपने पानी के अंदर इस तरीके के, और ये बहुत गहरे पानी में नहीं होते हैं, शैलो पानी में होता है। जो साइड वाला पानी होता है ना वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, इनमें टेल भी बनी होती है। तो ये टेडपोल है फ्रॉग के, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे डिवॉल्व होते हैं तो ये फिर फ्रॉग बनते हैं। अब नेक्स्ट है द जर्नी ऑफ द यंग वंस टू एडल्ट। अब यंग वंस से एडल्ट कैसे बनते हैं तो इसके बारे में बताया गया है। ऑल द यंग वंस ग्रो टू फॉर्म द एडल्ट रिगार्डलेसली ऑफ वेदर दे आर हैच्ड फ्रॉम द एग और आर बोर्न डायरेक्टली। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हैच होते हैं और कई होते हैं ऐसे डायरेक्टली डिवॉल्व होते हैं। जैसे डायरेक्टली डिवॉल्व होने में ह्यूमन बीइंग है, काल्फ है, बड़े एनिमल जितने भी होते हैं उनके बच्चे जो है डायरेक्टली डिवॉल्व होते हैं। और जो आपके किसी प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो वो जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। एंड इन मैनी एनिमल्स द यंग वंस एट द बर्थ इट इज़ द इमेच्योर दैट इज वर्जन ऑफ द अडल्ट फॉर्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सच यंग वंस इज नोन एज द डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ऐसी डेवलपमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यंग वंस को डिवॉल्व करता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे ह्यूमन बीइंग में। In some animal, the young ones initially they are very different from the adult. For example, tadpole look like different from the adult frog. Similarly, the caterpillar, the pupa, the silk moth, or the butterfly look very different from its parents. In fact, there is a number of the features of the adult frog that are will not be present in the tadpole. At the larval stage, for example, the frog has the lungs, but tadpole has a gill for the respiration. This type of development is known as the indirect development. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है ना जिनमें इनिशियली कुछ अलग स्ट्रक्चर बनती है पर एडल्ट कुछ अलग तरीके का होता है। तो टेडपोल आप देखते हैं, टेडपोल कैसा होता है उसको देख के कोई नहीं बोल सकता कि वो जो है फ्रॉग में डिवॉल्व होगा फर्दर। और उसी तरीके से कैटरपिलर आपने देखा होगा, प्यूपा जो है सिल्क मोथ का जो है प्यूपा बनता है कैटरपिलर से प्यूपा, उसके बाद वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। कोई बता सकता है उसको देख के कि ये जो है बटरफ्लाई है? नहीं बता सकता है। तो वो जो ड्रास्टिक चेंजेस उसमें होती है, पहले लार्वा स्टेज फिर डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवॉल्वमेंट। तो फ्रॉग के केस में जब वो फ्रॉग टाइडपोल सिचुएशन में होता है तो उस टाइम उसकी बॉडी में लंग्स होते हैं, पर जैसे जैसे वो डिवॉल्व होने लगता है तो उसके बाद उसमें गिल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो वो आ गया इनडायरेक्ट डिवॉल्वमेंट में। A marked and a more or less abrupt development change in the structure and the habit of the animals occurring during its life cycle is called the metamorphosis। तो ऐसी
ऐसे चेंजेस जो एकदम से आते हैं या धीरे धीरे आते हैं, जिनको देख के आप बोल सकते हैं कि ये जो है डिफरेंट है कुछ एडल्ट स्ट्रक्चर से, और उसकी लाइफ साइकिल में होते ही होते हैं, तो उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ cycle of the amphibian, eggs and the laid in the water, a tadpole then emerges from the eggs and swim freely in the water. The tadpole has the gills and the tail and the small circular mouth. तो जो tadpole होता है उसमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, टेल होती है और कुछ सर्कुलर माउथ, छोटा सा सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दी गई है, ये एग्स है, एम्ब्रियो है, ये tadpole स्ट्रक्चर है छोटा सा, इसमें सर्कुलर माउथ होता है। और इस यहाँ देखो ब्रेक, जो फ्रंट लेग्स है वो ब्रेक थ्रू, इसमें छोटी छोटी टांगे निकल रही है ना। तो ये जो है इसकी मेटामॉर्फोसिस हो रही है। मेटामॉर्फोसिस बिगन विद द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड लेग्स फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। तो पहले इसकी फ्रंट वाली लेग्स निकलेंगी, फिर इसकी जो है पीछे वाली लेग्स निकलेगी, देन द लंग्स डिवॉल्व, फिर उसके जो है लंग्स आते हैं। टैडपोल देन बिगन टू स्विम इन द फ्रीली इन द वाटर एंड ब्रीद, एंड द इंटेस्टाइन शॉर्टन टू adapt an animal to carnivorous diet, and in case of the frog the tail get be absorbed by the body during its last stage of metamorphosis, a tadpole thereby change into the tailless frog। तो देखो अलग अलग जो इसके पार्ट थे ना वो धीरे धीरे जो है चेंज हो गए, और जैसे ही इसकी जो है पीछे वाले टांगे आएगी तो धीरे धीरे इसकी जो टेल है वो भी अपने आप जो है गायब होती चली जाएगी। तो ये सारे के सारे जो है मेटामॉर्फोसिस में होते हैं ये प्रोसेसेस। ठीक है। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स भी दे दूँगी, आज शाम तक या फिर कल तक इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन नोट्स को भी पढ़ते हैं तो आपका 95% तक ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।